नमस्कार। मैं अंतर्यामी कौशिक, सहचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है और तीसरी यूनिट के अंतिम भाग की हम बात करेंगे। अंतिम भाग में आज हम राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, नेशनल पार्क व सेंचुरीज़ के बारे में, जो एक शॉर्ट नोट के रूप में आपसे पूछा जाता है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ के नाम के बारे में, राजस्थान में, भारत में, और इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी आता है। तो इसे अच्छे से आप तैयार करें। ये क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के रूप में भी काम में आएगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो बात करेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में। पीछे हमने पढ़ा, पीछे के टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण वातावरण में पोल्यूशन उत्पन्न हुआ, छेड़छाड़ की गई, वनों का विनाश हुआ और अन्य अन्य क्रियाओं से जीवों की और पादपों को हानि पहुंची। धीरे धीरे जो जीव और पादप हैं वे संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड या विलुप्त श्रेणी में जाने लगे और बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो गई। विश्व में इस पर कार्य हुआ, इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई और उसके पश्चात कुछ ऐसी परियोजनाओं का आरंभ किया गया, परियोजनाओं को, जो कि इन जीवों को और पादपों को संरक्षित कर सके। पीछे के लेक्चर में हमने जीवों के, पादपों के संरक्षण में दो विधियों का बारे में पढ़ा था, एक एक्स सिटू और एक इन सिटू, स्वस्थाने और परस्थाने। स्वस्थाने, इन सिटू यानी कि जो जीव पादप जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसी स्थान पर उसे संरक्षित किया जाए, और एक्स सिटू में हम उसे पढ़ते हैं कि वे अलग अलग रूप में किसी एक स्थान पर ला करके उन्हें वहाँ पर जर्म प्लाज्म के रूप में, बीजों के रूप में, प्रोपेग्यूल्स के रूप में अलग अलग स्थानों से, पूरे विश्व से लाकर एक स्थान पर उन्हें संरक्षित किया जाता है। एक्स सिटू जो है वो प्रक्रिया भविष्य के लिए तैयार की जाती है, उसको हमने भविष्य के लिए संरक्षित किया है। जबकि इन सिटू, स्वस्थानीय जो संरक्षण है, उसका अर्थ है कि वह जीव और पादप उसी स्थान पर संरक्षित रहे और वृद्धि करे। तो इस प्रक्रिया को, इस विधि को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज का निर्माण किया गया। इससे लोगों में उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई और उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिला। तो नेशनल पार्क और सेंचुरीज पादपों का एक संरक्षण की विधि है जो इन सिटू कंजर्वेशन है या स्वस्थानीय संरक्षण है, और इसके द्वारा उनको वृद्धि का और जीवन का मौका दिया जाता है। बहुत सी परियोजनाएं लाई गई जिसमें कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, जैवमंडल रिजर्व बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए, अभ्यारण्य बनाए गए या क्लोज एरियाज़ बनाए गए जहाँ पर किसी प्रकार का शिकार या पादपों की जो कटिंग है, पादपों का काटना है, वृक्षों का काटना है, वो निषेध है। तो इसमें हम दो हमारे टॉपिक आते हैं, एक आता है नेशनल पार्क और सेंचुरीज। पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए अलग अलग उद्देश्यों से। राष्ट्रीय उद्यान में हमने विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय महत्व की, प्राकृतिक महत्व की और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को, दृश्यों को, पादपों को, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया। तो नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान है जो इन चीज़ों को अपने प्राकृतिक स्थान पर, अपने उद्गम के स्थान पर, उत्पत्ति के स्थान पर संरक्षित करता है। राष्ट्रीय उद्यान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक आता है हमारे पास में बफर जोन और एक आता है कोर जोन। बफर जोन जो है यह आघात क्षेत्र है,
वह उसकी परिधि है, पेरीफरी, किसी भी उद्यान की पेरीफरी। ये राष्ट्रीय उद्यान ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी जगह होगी, इसका जो परिमाप है वो 40 स्क्वायर किलोमीटर से कुछ हज़ार स्क्वायर किलोमीटर, 3000 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है। इसलिए कुछ किलोमीटर्स तक का ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर लिया जाता है जिसे हम बफर जोन कहते हैं, जो परिधि में होता है, और दूसरा क्षेत्र होता है जो केंद्र में पाया जाता है, जिसे हम कोर जोन या आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। जो बफर जोन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बफर जोन है उस जोन में किसी प्रकार का जैविक हस्तक्षेप, बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस हो सकती है, जैसे आवागमन हो सकता है, कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे पशुओं को चराया जा सकता है, नया वृक्षारोपण किया जा सकता है, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो सकती है बफर जोन में, जो बाहरी क्षेत्र है। दूसरा आता है हमारे पास में कोर जोन, या जिसे हमने आंतरिक क्षेत्र का नाम दिया। आंतरिक क्षेत्र एक इस प्रकार का क्षेत्र है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वह अपनी नेचुरल लाइफ में ही पाया जाता है, मतलब नेचुरल तरीके से ही वह विकसित होगा, बढ़ेगा और फैलेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान आघात क्षेत्र व आंतरिक क्षेत्र यानी कि बफर जोन और कोर जोन में विभेदित होता है। अब इनकी देखरेख कौन करता है? जो नेशनल पार्क्स हैं इनकी देखरेख इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL, भारतीय वन्य जीव संस्थान करता है, और सारा इसका दारोमदार इस संस्थान पर होता है। कुछ विश्व के जो नेशनल पार्क्स हैं जिनके बेस पर हमने, जिनको आधार मानते हुए हमने भारत में नेशनल पार्क्स का स्थापना की है। जैसे अमेरिका में एक येलोस्टोन स्थान है जहाँ पर विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1872 में स्थापित किया गया, जो आज भी उस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद विश्व के विभिन्न देशों में अनेक राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई, और अनेक रेयर और संकटग्रस्त, विरल और संकटग्रस्त रेयर व एंडेंजर्ड स्पीसीज जो प्लांट्स और एनिमल्स की थी, उन्हें वहाँ पर संरक्षण मिला, प्रोटेक्शन मिला। भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1936 में देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया, जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन अब उसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारत में लगभग 66 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से कुछ की लिस्ट आपके सामने है। नंबर 1 आता है जैसे आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर काजीरंगा या गैंडे के संरक्षण के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। दूसरा है बिहार में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग। बिहार में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो पलामऊ में है। मध्य प्रदेश में बहुत फेमस एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, काला हिरण और बाघ के लिए, मांडला जगह पर है ये। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार से गुजरात में बहुत फेमस एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ में है। ये शेर को संरक्षित करने के लिए बनाया गया। एक और गुजरात में वेलवाडार राष्ट्रीय उद्यान भावनगर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, जो पौरी नैनीताल में है, जिसमें हाथी, शेर और चीतल को संरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में ही दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और पुष्पों की घाटी फ्लावर वैली, ये उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा में सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मैसूरभंज ये भी शेर के लिए है। महाराष्ट्र में टारोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रपुर ये बाघ के लिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, जो बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार से कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कोर्ग। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान।
इस प्रकार से ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि हमें यहाँ पहचान देते हैं और यहाँ पे पादपों को और जीवों को संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के 2 सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक वन खंडों को भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1971 की धारा 35 के अंतर्गत उनके पारिस्थितिकीय, वनस्पतिक, जैविक, पर्यावरण महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पहला आता है हमारे पास में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई माधोपुर के निकट ऐतिहासिक दुर्ग रणथंभौर के चारों ओर फैला हुआ है। इसका कोर क्षेत्र 284 वर्ग किलोमीटर है तथा बफर जोन 108 किलोमीटर का है वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 1974 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ का घर माना जाता है, जहाँ दिन में भी बाघ और बघेरे और भालू को उन्मुक्त विचरण करते हुए देखा जा सकता है। चीतल, सांभर, नीलगाय और सैकड़ों पक्षी झीलों में झील के किनारों पर देखे जा सकते हैं। मगरमच्छ भी यहाँ का एक विशेष आकर्षण है। साथ ही साथ पादप जगत को भी संरक्षण प्राप्त हुआ है। ये रणथंभौर है। दूसरा आता है हमारे पास में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। यह विश्व की प्राकृतिक धरोहर आदि कई नामों से पुकारा जाता है। यह राज्य के भरतपुर के पास में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 113 जातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी व 392 जातियों के भारतीय पक्षियों को एक साथ देखा जा सकता है। दुर्लभ सफ़ेद सारस के शीतकालीन प्रवास का एकमात्र स्थान है। यहाँ सैकड़ों जल पक्षी की क्रीड़ाएं देखी जा सकती हैं और शीतकाल में अजगर भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये अपने पास में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान जो वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर हमारे यहाँ फेमस हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। इनके बारे में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी इनसे पूछा जाता है। उसके पश्चात आता है अभ्यारण्य, सेंचुरीज। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ये सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र हैं जिनमें वन्य जीवों को पकड़ने, मारने, शिकार करने व अन्य विनाशकारी गतिविधियां निश्चित हैं। उन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। देखें, दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे, जो अभ्यारण्य या सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के बारे में। अभ्यारण्य जो है वो सिर्फ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ये ध्यान दें आप, अभ्यारण्य में वन्य जीवों को पकड़ना, मारना, शिकार करना या उनके विरुद्ध गतिविधि करना निषेध है, वन्य जीव। जबकि नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल दोनों, पादप और जंतु दोनों को संरक्षित किया गया है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में। अभ्यारण्य किसी जाति विशेष को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इनका परिमाण 0.61 स्क्वायर किलोमीटर, 0.61 वर्ग किलोमीटर से 7,818 वर्ग किलोमीटर तक है और इनकी देखरेख भी भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा की जा रही है। भारत में इनकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यानों के साथ की गई और वर्तमान में भारत में 395 अभ्यारण्य हैं, सेंचुरीज हैं। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में है अभ्यारण्यों के। पहला, ये पूरे भारत के हैं, मुडुमलाई अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है और 1960 में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल 321 वर्ग किलोमीटर है। इसमें हाथी व भारतीय जंगली भैंसा की बहुतायत है। दूसरा है मुंडनथुराई अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु के राज्य के तिरुनेलवली जिले में स्थापित है। यह 1962 में स्थापित किया गया। 520 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। इसमें बघेरा, चीता, सांभर व चीतल है। बांदीपुर अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, जंगली भैंसा के लिए बनाया गया। घाना पक्षी विहार, घाना सेंचुरीज, यह भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और इसे वाटर बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। साइबेरियन सारस सर्वाधिक संख्या में यहीं आते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में वेदांतगल अभ्यारण्य। यह मद्रास में स्थित है। इसकी झील 30 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं।
सीता माता अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ जंतुजात और फ्लोरा में अत्यधिक विविधता है। गिलहरी यहाँ पर संरक्षित की गई है। नंदा देवी अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, चमोली गढ़वाल में, और इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अन्य जीवों के अतिरिक्त भालू का संरक्षण किया गया है। सोनरूपा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह असम में कामरूप जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 195 किलोमीटर है। इसमें हाथी, बाघ, गैंडा और लंगूर आदि की वन्य जीव को संरक्षित किया गया है। नौवां है हमारे पास में नमी डाफा, यह अरुणाचल प्रदेश के तोराब जिले में स्थित है। यहाँ कुल 807 वर्ग किलोमीटर को अभ्यारण्य में परिवर्तित किया गया है और इसमें हाथी व बिल्लियों की अनेक जातियां पाई जाती है। अबोहर अभ्यारण्य, ये पंजाब में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 228 वर्ग किलोमीटर है और इसमें पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। तो ये तो कुछ अभ्यारण्य थे जो उदाहरण के रूप में हमने लिए पूरे भारत में। अब हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान के जो मुख्य अभ्यारण्य हैं, राजस्थान में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए विभिन्न जैव शरण स्थलियों को भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अभ्यारण्यों के रूप में सुरक्षित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 23 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 23, और इनमें से कुछ निम्न हैं। पहला आता है हमारे पास में सरिस्का, पूर्वी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य। इसके बारे में खूब पढ़ते हैं हम, खूब सुनते हैं, ये भी विश्व विख्यात है। इसमें भव्य ऐतिहासिक इमारतें, प्राकृतिक घाटी, बहते हुए जल स्रोत, प्रकृति और इतिहास का अजीब संयोग है। यह एक दुर्लभ अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है। बहुत से वृक्ष जैसे धौक, सालर, खैर, आम, जामुन आदि इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर बाघ, बघेरे, जरख, सांभर, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सूअर आदि भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्रफल में लगभग 176 पक्षियों की पहचान की गई है और इस वन क्षेत्र में अभ्यारण्य में 1978 में बाघ परियोजना भी प्रारंभ की गई है। दूसरा अभ्यारण्य आता है दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा कोटा। यह अभ्यारण्य कोटा जिले में कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित है। 265 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर बाघ, रींछ, जरख, गीदड़, सांबर, चीतल, भेड़िया, सूअर, बिज्जू आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तीसरा आता है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर चूरू जिले में ये छापर गांव के पास में 7.9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की मृदा लवणीय है और इसका आकर्षण कृष्ण मृग है। जो एक काले रंग का मृग है, ये हमारे पड़ोस में ही है, तो इसको तो हम देखने जाना चाहिए हमें। वर्षा के बाद पानी से भरे छिछले जलाशयों में प्रवासी पक्षियों के अतिरिक्त यहाँ काले हिरण, चिंकारा, डोमोजल क्रेन भी देखे जा सकते हैं। चौथा आता है हमारे पास में सीता माता अभ्यारण्य, धारियावाड़, चित्तौड़गढ़। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ कस्बे के पास 422.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान में यह सागवान के जंगल के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यारण्य के मुख्य आकर्षण उड़न गिलहरी, बघेरा, रींछ, सांबर, चीतल, मगरमच्छ, नीलगाय, जंगल बिल्ली इत्यादि वन्य जीव हैं। पांचवा है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यह राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, रणकपुर व मारवाड़ के मूछला, महावीर, सादड़ी व देसरुई की नाल में स्थित है, जिसमें 578.25 वर्ग किलोमीटर अभ्यारण्य जगह में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रींछ, जरख, गीदड़, सांबर, चीतल, चिंकारा, मगरमच्छ, चोसिंगा, जंगली सूअर, भेड़िया आदि पाए जाते हैं। उसके पश्चात आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। यह रामगढ़ बूंदी में पाया जाता है और 307 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके पश्चात आता है हमारे पास में राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य बाड़मेर, जैसलमेर। यह पश्चिमी थार मरुस्थल में है, लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मरुस्थलीय पादप और जंतुओं को प्रदर्शित करता है। फिर आता है हमारे पास में इस अभ्यारण्य के पास ही एक वुड फॉसिल्स पार्क भी है, जो लाखों वर्ष पूर्व पाए गए फॉसिल्स जीवाश्म यहाँ पर पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य, आबू,
यह 288.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य के सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में है। उसके पश्चात आता है हमारे पास में वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। यह धौलपुर जिले में 59.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, यह 229.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1983 में की गई। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में 98.79 वर्ग किलोमीटर में फैला गया। ये 1983 में घोषित किया गया। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे विशाल कृत्रिम झील जयसमंद है और ये 52 वर्ग किलोमीटर में। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर, यह 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अभ्यारण्य है। उसके पश्चात आता है हमारे पास में कैला देवी अभ्यारण्य करौली जिले में। यह बाघों का प्राचीन आवास है, 676.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 में की गई। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, और इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह जयपुर जिले में आमेर, नाहरगढ़ व जयगढ़ के आसपास फैला हुआ है। यह 50 किलोमीटर क्षेत्र का है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के पास 1987 में स्थापित किया गया। यह 519 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर जिले के टाटगढ़ के पास 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भी 1983 में स्थापना हुई। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, इसकी घोषणा 1975 में हुई। यह 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, यह 1982 में स्थापित हुआ और 360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, यह 153 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 1988 में घोषित किया गया। तो इस प्रकार राजस्थान में स्थित 3 अन्य अभ्यारण्य हो गए, बंद बोराट भरतपुर में, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल कोटा और राष्ट्रीय सवाई माधोपुर। तो कुल 23 अभ्यारण्य राजस्थान में। तो इस प्रकार से नेशनल पार्क और सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य जीवों के इन सीटू स्वस्थानीय संरक्षण के लिए एक विशेष प्रकार की परियोजना है, जिससे हम उनके संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।